हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी वैरायटीज बनती हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव मोशन इन 1D और हम पढ़ेंगे बेटा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसका नाम है रेन मैन प्रॉब्लम। इन दोनों के बारे में हम बातें करेंगे बेटा। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा रिलेटिव मोशन का जो किताबों में नहीं लिखा है। एक अलग टेक्निक है बेटा, एक अलग तरीका है, अनोखा तरीका है जिससे आपका मैथमेटिक्स बहुत कम हो जाएगा और फिजिक्स निकल कर आएगी, और फिजिक्स निकल कर आएगी बेटा। तो उस तरीके के बारे में समझते हैं, उस तरीके के बारे में पढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। ओके, सो रिलेटिव मोशन बेटा, हमने मोशन से आगे एक वर्ड लगा दिया है रिलेटिव। तो क्या यह वर्ड लगाना जरूरी है? क्या यह वर्ड लगाना जरूरी है? क्या रिलेटिव मोशन के अलावा भी किसी टाइप का मोशन होता है? क्या मोशन कभी एब्सोल्यूट हो सकता है? नहीं बेटा, मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है। रिलेटिव का मतलब क्या है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आर वी एट रेस्ट, आर वी एट रेस्ट, क्या हम रुके हुए हैं? क्या आप और मैं रुके हुए हैं? आर वी एट रेस्ट? तो आप कहोगे नहीं सर, हम रुके हुए हैं या हम रुके हुए नहीं हैं, इस बात को हम नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम रुके हुए हैं, आप भी रुके हो, हम भी रुके, दोनों रुके हो, दोनों स्टिल हैं। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम रुके हुए नहीं हैं। वास्तव में ये क्वेश्चन ही क्या है? ये क्वेश्चन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको रुका हुआ दिख रहा हूं, एक जगह पर खड़ा हुआ दिख रहा हूं, चल नहीं रहा हूं। ठीक है, आपके लिए मैं रेस्ट पर हूं। लेकिन अगर इस अर्थ की बात की जाए, इस गोले की बात की जाए, तो ये गोला जो है सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अगर मैं पूरा साल इस तरीके से स्टैचू बनकर खड़ा रहूं तो मैं भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा लूंगा, स्टैचू बना बना। तो एम आई एट रेस्ट? क्या मैं रुका हुआ हूं? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन ही अपने आप में क्या है? ये क्वेश्चन ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। एक बस के अंदर दो आदमी बैठे हैं, एक आदमी उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी को दूसरा आदमी रेस्ट पर नजर आ रहा है, लेकिन बाहर से देखने पर पूरी बस चल रही है और दोनों आदमी चल रहे हैं। दोनों आदमी की पोजीशन क्या हो रही है? बदल रही है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक आदमी से देखने पर कुछ और नजर आ रहा है, दूसरे को कुछ और नजर आ रहा है? अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग नजर क्यों आ रहा है? मोशन सबको अलग अलग इसलिए नजर आता है बेटा क्योंकि एन ऑब्जर्वर treats himself to be at rest। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानकर दुनिया को ऑब्जर्व करता है। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानकर दुनिया को ऑब्जर्व करता है। अगर आपने कभी बस में ट्रैवल किया होगा तो बस का कंडक्टर क्या बोलता है? बस का कंडक्टर बोलता है सुभाष नगर आ गया। ठीक है ना, बस कंडक्टर बोलता टैगोर गार्डन आ गया। बस का कंडक्टर ये नहीं बोलता कि हम सुभाष नगर आ गए उतर जाओ। बस का कंडक्टर बोलता है सुभाष नगर आ गया, क्योंकि बस का कंडक्टर खुद को क्या मान रहा है? वो खुद को रेस्ट पर मान रहा है। बस का कंडक्टर खुद को रेस्ट पर मान रहा है और उसको सामने से जो बस स्टैंड है उसकी तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है देखो सुभाष नगर आ गया, और सोचता है कि मैं क्या हूं? मैं रेस्ट पर हूं। यही काम आपको भी करना है। फिजिक्स के अंदर जो दिख रहा है वही बोलना है, कॉमन सेंस नहीं लगानी। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है, फिजिक्स में अगर दीवार चलती हुई दिख रही है तो आपको कहना है कि दीवार चल रही है।
ये कॉमन सेंस नहीं लगानी, अरे दीवार कहे चल रही होगी, हम ही चल रहे होंगे, ठीक है ना, जो दिखता है वही बोलना है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर दीवार की तरफ जाना शुरू कर दे, अगर कोई ऑब्जर्वर दीवार की तरफ जाना शुरू कर दे, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर कहेगा मैं तो रेस्ट पर हूं, मेरी तरफ दीवार आ रही है, मेरी तरफ दीवार आ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा रिलेटिव मोशन, इसे कहते हैं बेटा रिलेटिव मोशन। आ रही है बात समझ में आपको, इसे कहते हैं बेटा रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर ट्रीट करता है, एंड ऑब्जर्वर ऑलवेज ट्रीट हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट। अच्छा, अपनी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए एक ऑब्जर्वर मैथमेटिकली क्या करता होगा। देखो बेटा, हमें रिलेटिव मोशन की यहां पर एक फील जगानी है, एक फील जगानी है, ठीक है ना। जब तक हमारे को एक रिलेटिव मोशन की फील नहीं होगी ना, तो केवल फॉर्मूला लिख रहे होगे, कुछ नहीं कर रहे होगे। और आप देखना, मैं अपने रिलेटिव मोशन के अंदर फॉर्मूला ही यूज नहीं करूंगा, बता जरूर दूंगा लेकिन यूज ही नहीं करूंगा, मैं तो केवल उसको कॉन्सेप्ट में खेल जाऊंगा। अभी देखना आप, ठीक है। एक अनोखा तरीका आज हम निकालने वाले हैं रिलेटिव मोशन को करने का, तो उसके लिए समझो बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये बताओ, मैंने ये कहा कि ये बताओ कि एक ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए क्या करेगा, एक ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए क्या करने वाला है, कैसे कर सकता है। तो देखो मैथमेटिकली अगर आप 5 में से 5 माइनस करते हो कितना आता है बेटा, 0 आता है। 5 में से 5 गए कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। मतलब किसी क्वांटिटी में से वही क्वांटिटी माइनस कर दो तो कितना आता है, 0 आता है। तो अपनी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए एक ऑब्जर्वर मैथमेटिकली क्या कर सकता है कि खुद की वेलोसिटी को खुद में से ही माइनस कर ले, खुद की वेलोसिटी को खुद में से ही माइनस कर ले, ठीक है। तो वो अपनी वेलोसिटी को खुद में माइनस करके खुद को रेस्ट पे लेकर आ रहा है। अगर वो अपनी वेलोसिटी खुद में से माइनस कर रहा है तो वो बाकी दुनिया में से भी यही काम करता है। तो एक ऑब्जर्वर क्या करता है, एक ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को, अपनी एक्सेलरेशन को पूरी दुनिया में से माइनस कर देता है, अपनी वेलोसिटी को, अपनी एक्सेलरेशन को पूरी दुनिया में से माइनस कर देता है। और माइनस करने के बाद जो बचता है वही उसको दिखता है, माइनस करने के बाद जो बचता है वही उसको दिखता है, ठीक है। तो क्या करना होगा यहां पर आपको फ्रेम चेंज करना होगा। जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्या करना होगा उसमें आपको फ्रेम चेंज करना होगा। या तो आपको डेटा ग्राउंड फ्रेम में मिलेगा और कहा जाएगा भैया जंप करो कहां पे, एक मूविंग फ्रेम में। क्या मतलब है, और लेमैन लैंग्वेज बताता हूं आपको मैं, कि अगर क्वेश्चन आपको एक ऐसे ऑब्जर्वर की नजर से डेटा दे रहा है जो ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ है, जो रेस्ट में है, ठीक है ना, कि उस आदमी को ये दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आदमी जो बस में जा रहा है उसको क्या दिख रहा है, एक पक्षी जो हवा में उड़ रहा है उसको क्या दिख रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यहां पर उस ग्राउंड का फ्रेम छोड़कर उस मूविंग फ्रेम में जाना होगा, ग्राउंड का फ्रेम छोड़कर मूविंग फ्रेम में जाना होगा। और कभी कभी इससे उल्टा हो जाएगा, कभी कभी बोलेगा उड़ते हुए पक्षी को ये दिख रहा है, तैरती हुई मछली को ये दिख रहा है। बताओ ग्राउंड पर बैठे हुए आदमी को क्या दिख रहा होगा, बताओ एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जब आपको दिया गया कि उड़ते हुए बर्ड की नजर से डेटा दिया गया और ग्राउंड पर आना है, तब क्या करना होगा। तो बेटा दो चीजें यहां पर करनी होंगी, या तो आपको ग्राउंड फ्रेम से एक मूविंग फ्रेम में जंप करना होगा, या मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जंप करना होगा, ठीक है ना। मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जंप करना होगा। जब क्वेश्चन बोले एक्चुअल में ये हो रहा है, बताओ हो उस चलते हुए आदमी को कैसा दिखेगा, तो आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जा रहे हो। जब क्वेश्चन ये कहे कि चलते हुए आदमी को ऐसा दिख रहा है, बताओ एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, या ग्राउंड पर बैठे हुए आदमी को क्या दिख रहा होगा, तो आपको मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम पर जंप करना पड़ेगा, ठीक है।
अब मैंने कहा कि जब आप ग्राउंड फ्रेम से एक मूविंग फ्रेम में जाते हो तो जो मूविंग फ्रेम वाला ऑब्जर्वर होता है, जो खुद चल रहा होता है, वो अपनी वेलोसिटी को सब में से माइनस करता है। मतलब यहां पे आपको करना है माइनस, नेगेटिव, आपको करना है माइनस। तो जब वापस आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। दैट मींस आपको करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, दैट मींस अगर एक पक्षी उड़ रहा है और उड़ते उड़ते दुनिया को देख रहा है, ठीक है, तो उसको जो दुनिया दिखाई दे रही है, अगर आप उस दुनिया से अगर आप जमीन पर बैठे हुए आदमी के हिसाब से दुनिया देखना चाहते हो तो आपको उस चिड़िया की वेलोसिटी को सब में जोड़ना पड़ेगा, तो आप ग्राउंड के फ्रेम में पहुंच जाओगे। ग्राउंड के फ्रेम छोड़कर चिड़िया के फ्रेम में जाने के लिए चिड़िया के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना था, और चिड़िया का फ्रेम छोड़ के ग्राउंड के फ्रेम में आने के लिए उसको सीधे सीधे जोड़ देना था। सीधा उठाओ और जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर। आ रही है बात समझ में? और सिंपल करते हैं और सरल भाषा में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात, पूरा पूरा रिलेटिव मोशन, चाहे वो रेन मैन प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्रॉसिंग हो, चाहे वो कैचिंग हो, चाहे ओवरटेकिंग हो, चाहे लिफ्ट प्रॉब्लम हो, चाहे रिवर्स यूवर प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो रिलेटिव मोशन की, बेटा केवल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, केवल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो फटाफट निकल जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर हम कह रहे हैं और सरल भाषा में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्राउंड का मतलब क्या होता है। ग्राउंड का मतलब धरती, ग्राउंड का मतलब धरती, धरती होती है हमारी माँ, धरती होती है हमारी माँ। तो जब धरती माँ को छोड़ के जाओगे, जब धरती माँ को छोड़ के जाओगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे सर नेगेटिव होगा। धरती माँ को छोड़ के जाओगे नेगेटिव होगा, धरती माँ के पास आओगे पॉजिटिव होगा। तो जब भी धरती माँ का फ्रेम छोड़ के जाओगे, जब भी ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के जाओगे, किसी मूविंग फ्रेम में जाओगे, चलते हुए आदमी की नजर से देखोगे, धरती मां को छोड़ के जाओगे, नेगेटिव करना है। और मैंने आपको वेक्टर में बताया था सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उल्टा कर कर ऐड करना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उल्टा कर कर ऐड करना। दैट मींस जब भी धरती मां को छोड़ के जाओगे उल्टा कर कर ऐड करना होगा। जब भी धरती मां को छोड़ के जाओगे उल्टा कर कर ऐड करना होगा। जब भी धरती मां के पास आओगे सीधा सीधा ऐड करना होगा। किसको? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी एंड ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन को। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी एंड ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन को। बिल्कुल सिंपल बात। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल से हम समझने की करते हैं कोशिश। सपोज ये है हमारा बाला, बाला, ठीक है, और ये बाला जा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये एक दीवार सामने खड़ी हुई है। एक बर्ड है जो इधर उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक क्लाउड है जो इधर जा रहा है, मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक पानी की ड्रॉप, भाई बादल है, एक ड्रॉप गिर सकती है। एक पानी की ड्रॉप नीचे गिर रही है, लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये सारा डेटा किस फ्रेम में है बेटा? ये सारा डेटा किस फ्रेम में दिया आपको? तो ये सारा का सारा डेटा आपको दिया है किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। और हम क्या चाह रहे? हम चाह रहे बताओ इस आदमी को क्या दिखेगा। हम चाह रहे बताओ इस आदमी को क्या दिखेगा। ठीक है, हम इस आदमी की नजर से देखना चाह रहे हैं। मतलब हम ग्राउंड फ्रेम को छोड़कर, धरती मां को छोड़कर इस आदमी की नजर से देखना चाह रहे हैं। अब आप कहोगे आंख तो बना लो, तभी देखोगे तो ये रही इसकी आंख। इस आदमी की नजर से देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो ये आदमी है इसकी नजर से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ग्राउंड का फ्रेम छोड़कर मूविंग फ्रेम में जाना है, धरती मां को छोड़ के जाना है। नेगेटिव होगा, उल्टा कर कर ऐड करना होगा। तो कुछ नहीं करना, बस इस एरो को लेना है, उल्टा करना है, सब में जोड़ देना है, सब में जोड़ देना है। ठीक है ना। कहां पहुंच जाओगे बेटा? आप इस आदमी के फ्रेम में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो पहुंचते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है।
तो अब मैं इस वेलोसिटी को उल्टा करके सब में ऐड कर रहा हूं। तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड इसमें ऐड किया तो ये रेस्ट पर आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड इसमें ऐड कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड इसमें ऐड कर दिया। सब में करना है बेटा यही 10 मीटर पर सेकंड ऐड, उल्टा कर कर। दीवार में भी कर सकते हो, जमीन पे भी कर सकते हो। ठीक, तो अब देखो जब हम यहां से जंप करके कहां पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं बेटा मूविंग फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में आ रहे हैं, या फिर इसको आप मैन फ्रेम कह सकते हो। मैन की नजर से देखना चाह रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा बेटा, तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। हमको क्या दिखेगा बेटा, तो देखो हमें यह दिखेगा कि जो ये आदमी है ये रेस्ट पर है। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है। ये बर्ड हमें दिखेगा 15 मीटर पर सेकंड से उड़ता हुआ, ये क्लाउड दिखेगा 5 मीटर पर सेकंड से राइट में जाता हुआ, ये ड्रॉप दिखेगी तिरछी 10√2 मीटर। अब देखो ये 10 इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो तिरछा ऐसा आएगा। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम पूरा किया, डायग्राम हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री पर, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। बेटा जिसने वेक्टर की क्लास नहीं करी है पहले जाकर वेक्टर की क्लास बढ़िया है देख ले, क्योंकि आज ये बार बार होने वाला है। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर 10√2 की रफ्तार से रेन गिरती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, क्लाउड 5 मीटर पर सेकंड से राइट में जाता हुआ दिखेगा, दीवार 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई दिखेगी, जमीन 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई दिखेगी। जमीन भी चल रही होगी, दीवार भी चल रही होगी, बाकी सब इस तरीके से जा रहा होगा। हम ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आ गए, हम ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में आ गए। यहां से यहां जंप किया, नेगेटिव किया, उल्टा करके ऐड किया। बेटा सब्ट्रैक्शन से डरना नहीं है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उल्टा कर कर ऐड करना ही होता है। इट इज जस्ट द एडिशन, जस्ट द एडिशन। तो उल्टा करके क्या कर दिया बेटा, हमने ऐड कर दिया। और जैसे ही उल्टा कर कर इसको ऐड किया तो हम ग्राउंड फ्रेम से कहां आ गए, मूविंग फ्रेम में। अगर आपको यहां से वापस भागना हो, आपको यहां से वापस भागना हो, ग्राउंड फ्रेम में जाना हो, मतलब क्वेश्चन ये कहा जाए एक आदमी जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, एक आदमी जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, उसको ये दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। तो इसका 10 मीटर पर सेकंड, इसका 10 मीटर पर सेकंड उठा के सब में जोड़ दो, उठा के सब में जोड़ दो। तो जब आप इसका 10 मीटर पर सेकंड उठा के वापस से जोड़ेंगे, 10 10 10 10 10 10 वापस से जोड़ेंगे, तो जो आपने ये सब्ट्रैक्ट किया था ना, -10 किया था, ये वापस से कैंसिल होके वापस से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अभी मैं ये व्हाइट एरो हटा देता हूं, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज। ठीक है, इससे ये आना है तो उल्टा नहीं करना है, तब हम सीधे सीधा मतलब जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड राइट में था ना, वही जोड़ेंगे सब में, वापस राइट में ही जोड़ेंगे। और अगर इससे यहां आना था तो उल्टा, मतलब लेफ्ट में 10 जोड़ना था, लेफ्ट में 10 जोड़ना था। तो हमने ग्राउंड फ्रेम से जंप किया, मूविंग फ्रेम में लेफ्ट में 10 जोड़ के ये आ गया। और हम कह सकते हैं कि आदमी की नजर से अब हमें ये दिख रहा, आदमी की नजर से हमें ये दिख रहा है। केवल इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है रिलेटिव मोशन, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर्स के अंदर ही मैंने आपको बताया था। अगला पन्ना ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये है आर ए वेक्टर, ये है आर बी वेक्टर। कोई आपसे जानना चाहे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा, ये एक ट्रायंगल बन रहा। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से जो इन ऑर्डर होते हैं उनका सम आउट ऑफ ऑर्डर के बराबर होता है। जो इन ऑर्डर होते हैं उनका सम
थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में जो होती है उसके बराबर होता है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि आर बी वेक्टर कुछ और नहीं बल्कि आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर होगा। दैट मीन्स आर बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर होगा। दैट मीन्स हमने आरबीए निकाल लिया, ये है रिलेटिव पोजीशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वीबीए आ जाएगा, ये होगा वीबी माइनस वीए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हु इज द ऑब्जर्वर हियर? ए इज द ऑब्जर्वर। Now if A is the observer, what we did? We basically subtracted the velocity of A in B from B. ठीक है ना? A की वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। A की वेलोसिटी को माइनस कर दिया। A की वेलोसिटी को माइनस करने का मतलब क्या हुआ? उल्टा कर ऐड किया। वही बात तो मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि उल्टा कर ऐड करना है। ठीक है ना? यहां पर मैथमेटिक्स से देख लो, मैथमेटिक्स भी यही कर रहा है कि उल्टा कर ऐड करना है। ठीक है, जो अच्छा लगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हम ग्राफिकल मेथड करेंगे, हम एरो उल्टा करके जोड़ेंगे। आई कैप जे कैप रेयर, मतलब 1-2% क्वेश्चन में कहीं पे लगाना पड़ेगा तो पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आप सीधा ऐसे करते हो और चुटकियों में अपने आंसर निकाल लेते हो। जो काम आप यहां पर वेलोसिटी के लिए कर रहे हो वही काम आपको एक्सेलरेशन के लिए भी करना होता है। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। समझे बच्चा? मजा आ रहा है तो ठोको ताली, मजा आ रहा है तो ठोको ताली बेटा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया, बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाना है, उल्टा कर ऐड करना है। धरती मां को छोड़ के जाना है, उल्टा कर ऐड करना है। धरती मां के पास आना है, सीधा ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D के अंदर। कुछ 1D की प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर 2D के ऊपर आएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ये एक क्वेश्चन है जिसको मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था, ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करना सिखाया था। ओवरटेकिंग का जो प्रॉब्लम आती है कि पीछे वाले से आगे कब निकल जाएगा, पीछे वाला आगे वाले से आगे कब निकल जाएगा, ओवरटेक कब कर लेगा। तब मैंने कहा था कि गाड़ी कुछ आगे यहां बढ़ेगी, ये गाड़ी कुछ आगे और उसके आगे जाएगी, और इस तरीके से क्या हो रहा होगा? ओवरटेकिंग हो रही होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझाता हूं यहां पर क्या है, और अब इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन से करेंगे। दोनों में से किसी एक गाड़ी के फ्रेम में जाकर इस क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, 2 कार्स है, एक ए है एक बी है। ठीक है, दोनों की लेंथ 5 मीटर है। दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड विद ए बीइंग अहेड ऑफ बी। दैट मींस क्वेश्चन ने क्लियर किया कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, और ये 100 मीटर आगे है। अब कह रहा है कि कार बी इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ग्रेटर देन दैट ऑफ कार ए। तो कार ए की जो भी रफ्तार है दी नहीं गई है, जो भी रफ्तार है उससे 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है बी की। तो अगर कार ए की रफ्तार v है तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी बेटा? v+5 होगी। कितनी होगी बेटा? v+5 होगी। ये v है तो ये v+5 होगी। समझ गए? ओके जी। फाइंड द टाइम इन विच कार बी विल ओवरटेक। कितने समय के बाद बी ए को ओवरटेक कर लेगी? देखो, जब क्वेश्चन में आमतौर पर 2 पार्टिकल्स मिल जाएं और दोनों ही चल रहे हो, जब क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो, तो बेहतर क्या रहता है? तो बेहतर रहता है कि आप रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करें। तो बेहतर रहता है कि आप रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करें। आप क्या करें? आप दोनों में से किसी एक को रोक दें। आप दोनों में से किसी एक को रोक दें और दूसरे के फ्रेम में जाकर अपना आंसर निकाल लें। ठीक है बेटा? तो अब आप ए या बी दोनों में से किसी की नजर से देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम ए के फ्रेम में जाते हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्रेम में डेटा बना हुआ है। देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा फिजिक्स का, उसमें 3 चैलेंज होंगे।
सबसे पहला चैलेंज इंग्लिश का होगा, जिसमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। यहां तो मैंने डायग्राम दे दिया, आपका पहला स्टेप मैंने खुद ही कर दिया। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम तो लगा दिया मैंने यहां पर पहले डायग्राम, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन केवल आपको वर्ड दे, डायग्राम ना दे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज जो होगा वो है इंग्लिश का। दूसरा चैलेंज जो होगा वो चैलेंज आपके सामने आएगा किसका? फिजिक्स का। वहां पर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। और तीसरा चैलेंज जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स का। कैलकुलेशन करके अपना आंसर देना है। मैक्सिमम बच्चे पहले चैलेंज को ही पार नहीं करते हैं, सुंदर डायग्राम ही नहीं बनाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कुछ बच्चे ए को पीछे और बी को आगे ले लेके लगे रहेंगे, सर ओवरटेक तो पहले से आ गया वो, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैलेंज इंग्लिश का, दूसरा चैलेंज फिजिक्स का, तीसरा चैलेंज मैथमेटिक्स का, सबसे मुश्किल इंग्लिश का चैलेंज होता है। ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। डेटा ग्राउंड फ्रेम में गिवन है, किस फ्रेम में जाना चाहते हैं हम? ए के फ्रेम में जाना चाहते हैं। जिसकी नजर से देखना चाहते हो उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर कर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जा रहे हो, धरती मां को छोड़ के जा रहे हो, धरती मां को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो क्या करेंगे यहां पर? देखो, आपने कहा इसकी वेलोसिटी v+5, आपने कहा इसकी वेलोसिटी v, एंड इन फ्रेम ऑफ ए यहां से यहां जंप कर रहे हो, क्या करोगे? उल्टा कर कर ऐड करोगे। तो आपने v को उल्टा कर कर ऐड कर दिया, v ऐसे था, उल्टा कर कर ऐड कर दिया। जब ये करोगे तो ये आ जाएगा रेस्ट पर, ये आपको रुका हुआ दिखेगा और ये आपको मात्र 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखेगा। v-5 v 5 से दिखेगा। तो a को क्या लगेगा? a को लगेगा b जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा। a को लगेगा b उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आ रहा। और जब ये जहां से चलता चलता इसको पार करके यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ओवरटेकिंग हो जाएगी, कंप्लीट ओवरटेकिंग हो जाएगी। पूरा इसका रियर इसके फ्रंट से आगे निकल जाएगा तो कंप्लीट ओवरटेकिंग पूरी हो जाएगी। तो ए के लिए बी यहां से लेकर यहां तक आ रहा, किस रफ्तार से? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। 5 v+5 नहीं, केवल 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है ना बच्चा। देखो आगे क्या होगा। ये 100 है, ये 5 है, ये 5 है, तो बताओ बी ने कितना डिस्टेंस चला यहां से यहां तक चलने के लिए? तो बी का जो फ्रंट था वो 100, 5, 110 मीटर चला। किस रफ्तार से? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है टाइम। आप देखें आपका आंसर आएगा 22 सेकेंड्स। पुराना लेक्चर जाकर देख सकते हैं आप, वहां पर भी क्वेश्चन कराया था, ग्राउंड फ्रेम से करवाया था। आंसर 22 सेकंड ही निकल कर आया था, आंसर 22 सेकंड ही निकल कर आया था बच्चा। ये हमारा आंसर होगा 22 सेकंड के बराबर। क्लियर है बच्चा? समझ में आया तो बेटा ठोको ताली, बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास डिफिकल्ट है, ठीक है, और समझते हैं यहां पर क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक लिफ्ट है, whose ceiling distance is equal to floor to ceiling distance is equal to 2.7 मीटर्स। मतलब हमारे पास यहां पर एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर फ्लोर से लेकर सीलिंग तक का जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है? 2.7 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। स्टार्ट्स असेंडिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये 0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ
1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चढ़ना शुरू कर देता है। 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चढ़ना शुरू कर देता है। 2 सेकंड के बाद ये ऑलरेडी कुछ ऊपर आ चुका होगा, ऑलरेडी इसकी कुछ रफ्तार हो चुकी होगी, कुछ ये v आ चुका होगा और इसके बाद कुछ ये s आ चुका होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम s और v दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद यहां से एक नट बोल्ट गिरना शुरू करता है। द फ्री फॉल टाइम ऑफ द नट बोल्ट इज। ग्राउंड फ्रेम में देखने पर क्या प्रॉब्लम यहां पर आने वाली है? ग्राउंड फ्रेम में देखने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये लिफ्ट भी ऊपर जा रही और बोल्ट गिर गया, बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी। ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूं, बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी। बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू लिफ्ट की वेलोसिटी होगी एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जब चलते हुए व्हीकल से, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब चलते हुए व्हीकल से कोई ऑब्जेक्ट होता है ड्रॉप, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी व्हीकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है ना? तो ग्राउंड के फ्रेम से देखने पर क्या होगा, ये लिफ्ट तो ऊपर जा ही रही होगी, ये बोल्ट कुछ ऐसे गिर रहा होगा और यहां कहीं पर आकर ये टकराएगा। ठीक है ना? वेरी कॉम्प्लिकेटेड दोनों चल रहे हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल करने का क्या रास्ता है बच्चा? सिंपल करने का रास्ता है, अगर आप लिफ्ट के फ्रेम में चले जाओ, एक आदमी जो लिफ्ट के अंदर खुद ही बैठा हुआ होगा उसको क्या दिखेगा? ठीक है ना? हमने कहा कि इस बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी भी इस लिफ्ट के बराबर लेना है v, और इसका एक्सेलरेशन क्या लेना है g, जो कितना है 9.8 है। जो कितना है बेटा 9.8 है। ये बोल्ट आ रहा 9.8 से और इसका इनिशियल वेलोसिटी ले रही है हमने ऊपर। अब इस पर्सन को क्या दिखेगा? ये तो ग्राउंड फ्रेम में लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन लिफ्ट में बैठे हुए आदमी को क्या दिखेगा? तो लिफ्ट का जो आदमी है उसका वेलोसिटी ऊपर है v, उसका एक्सेलरेशन ऊपर है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसके फ्रेम में जाओगे तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उल्टा कर यहां जोड़ना पड़ेगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन। देखो बड़ा कैसे जोड़ोगे आप इसमें? वेलोसिटी इसकी ऊपर है, इसके फ्रेम में जाना है तो उल्टा कर मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा, और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर है 1.2 तो इसकी एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। अब अगर दोबारा से डायग्राम बनाया जाए, तो जो लिफ्ट का फ्रेम है उसमें लिफ्ट आपको रेस्ट पर नजर आएगी, बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो नजर आएगी। आप देखो v और v कट रहा है, जीरो नजर आएगी। एक्सेलरेशन 9.8 और 1.2 जुड़ रहे, मतलब 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नजर आएगी। और क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट खुद ऊपर नहीं जा रही, इस लिफ्ट के फ्रेम में तो लिफ्ट रुकी हुई है, पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये बोल्ट ही गिर रहा होगा। 2.7 मीटर पूरा का पूरा बोल्ट ही कवर कर रहा होगा। इसका मतलब यहां पर इक्वेशन लगा सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। s कितना 2.7, u कितना 0, a कितना 11, s भी नीचे a भी नीचे, मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लिया है, इसलिए s भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव। ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 5.4 डिवाइड बाय 11 का अंडर रूट हमारे पास ये समय आ रहा। 5.4 डिवाइड बाय 11 का अंडर रूट ये हमको आ रहा है। आगे बात समझ बेटा, क्लियर है ये?
कोई परेशानी इसके अंदर नहीं। तो ये हमारा आंसर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं उसको, इसको चाहो तो आप, बट कैलकुलेशन इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या किया हमने ये समझो, रिलेटिव मोशन उल्टा कर कर ऐड किया, रिलेटिव मोशन उल्टा कर कर ऐड किया, फटाफट हमारा आंसर आ गया बच्चा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। हमारा बाला इज बैक, ठीक है, तो वापस से लेते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन। कह रहा है इनिशियली द बस वॉज एट रेस्ट, इनिशियली बस जो है वो रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी। देन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद उसने चलना शुरू कर दिया ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और यहां पर हमारा बाला था, उसको बस में बैठना था, ठीक है। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, बाला ने एकदम से पलट के देखा, है बस चल पड़ी, बाला भागा, बाला भाग रहा है, ठीक है, बाला भागा। तो बाला ने क्या कहा, एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड बाला शुड रन, किस रफ्तार से बाला को भागना चाहिए, कितनी रफ्तार से बाला को भागना चाहिए ताकि वो बस को पकड़ पाए। कम से कम यहां पर एट व्हाट मिनिमम कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम कितनी स्पीड से उसको भागना चाहिए ताकि वो बस को पकड़ ले, ताकि वो बस को पकड़ ले। एट व्हाट मिनिमम कांस्टेंट स्पीड बाला शुड रन टू कैच द बस इफ ही वाज डी डिस्टेंस बिहाइंड ओरिजिनली, पहले वो डी डिस्टेंस पीछे था, किस रफ्तार से भागे कि बस को पकड़ ले, कम से कम रफ्तार वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम किस रफ्तार से भागे कि बस को पकड़ ले, ठीक है ना। ग्राउंड फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, कर तो लोगे लंबा जाएगा, कर तो लोगे लंबा जाएगा। सिंपल करने के लिए दोनों में से किसी एक के फ्रेम में जा सकते हैं। अगर हम बस के फ्रेम में जाएं तो क्या होगा, बाला की एक्सेलरेशन 0 है, बाला की वेलोसिटी v है, बस की वेलोसिटी 0 है, बस की एक्सेलरेशन a है। बस के फ्रेम में जाते हैं, देखते क्या होता है। ये था आपका ग्राउंड फ्रेम, धरती मां को छोड़कर जा रहे हो, क्या होगा, उल्टा कर कर ऐड करना होगा, उल्टा कर कर ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये बस हमारे पास है, ठीक है, और ये वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसके पास v, इसको उल्टा कर कर ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, हम बस के फ्रेम में जा रहे हैं तो बस की वेलोसिटी को उल्टा कर कर बाला की वेलोसिटी में ऐड करना है। तो बाला के पास वेलोसिटी v थी, बस के पास वेलोसिटी है ही नहीं, तो 0 क्या ऐड करेंगे, उल्टा 0 छोड़ दो उसको। एक्सेलरेशन राइट में a थी, इसको उल्टा कर कर ऐड करेंगे, तो एक्सेलरेशन को उल्टा कर कर ऐड कर दिया, इसकी खुद की एक्सेलरेशन 0 थी। तो अब बस आ गई रेस्ट में। बस कह रही है, जो ये ड्राइवर है ये देख रहा है पीछे की तरफ बाला को, ठीक है ना, पीछे की तरफ बाला को देख रहा है, ठीक है। इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि बाला आ रहा है v से और उसके पास एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है a, मतलब उसकी रफ्तार धीरे होती जा रही, मतलब इसकी रफ्तार धीरे होती जा रही है, ठीक है ना। क्या मतलब इसका, इसकी रफ्तार धीरे क्यों हो रही है, इसकी रफ्तार धीरे इसलिए हो रही है, बस की रफ्तार बढ़ रही है। जैसे जैसे बस की रफ्तार बढ़ेगी उसको बाला की रफ्तार कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है ना, उसको बाला की रफ्तार कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो जब बस की रफ्तार बाला की रफ्तार के बराबर हो चुकी होगी तो बाला उसको रुका हुआ नजर आएगा, और उसके बाद क्या होगा, बाला उसको पीछे जाता हुआ नजर आएगा, बिकॉज बस की रफ्तार तेज हो गई होगी और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खैर, बस के फ्रेम में देख रहे हैं, बस वाला पीछे देख रहा है कि बाला आ रहा है, उसकी रफ्तार धीरे होती जा रही है, बाला आ रहा है, उसकी रफ्तार धीरे होती जा रही है। इसकी रफ्तार कम से कम इतनी होनी चाहिए कि बस को पकड़ने से पहले 0 ना हो, मतलब कम से कम वो बस के पास पहुंच कर रुके, कम से कम वो बस के पास पहुंच कर रुके, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसकी वेलोसिटी यहां 0 कर दी है, ये डिस्टेंस d कर दिया, ये v है, ये a है, तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v है 0, u है u, a लिखेंगे -a क्योंकि पीछे की तरफ है, और s d के बराबर है, u की वैल्यू आ गई √2ad। वेरी फेमस क्वेश्चन बेटा, वेरी फेमस क्वेश्चन, आंसर याद कर लो, ठीक है ना। किस रफ्तार से भागना पड़ेगा कैच करने के लिए, √2ad। डायरेक्ट पूछ सकते हैं √2ad, आपको वैल्यू दे सकते हैं, a की वैल्यू दे सकते हैं, d की वैल्यू दे सकते हैं, v पूछ सकते हैं, आंसर √2ad याद करोगे फटाफट निकलेगा, आंसर 2ad याद करोगे फटाफट निकलेगा बेटा, ठीक है। समझ के बाद आप लोग
बेटा ये था रिलेटिव मोशन इन 1D, एक डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन इन 1D की बात हो रही थी। अब हम 2D पे आते हैं, रिलेटिव मोशन इन 2D पर आते हैं और एक बहुत बेहतरीन केस डिस्कस करने वाले हैं, रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है ना। कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़े, कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़े कि गीले ना हो। रेन मैन प्रॉब्लम बच्चा, रेन मैन प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज पकड़नी है। पहला चैलेंज इंग्लिश का चैलेंज, ये सही से निकाल दिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 37 डिग्री टू द वर्टिकल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पहला काम सुंदर डायग्राम, पहला काम सुंदर डायग्राम। बेटा क्या करना है यहां पर, आपने कहा रेन आ रही है, नीले रंग की रेन बना ली हमने, ठीक है ना। रेन आ रही है, कितने एंगल पर आ रही है, 37 टू द वर्टिकल पर आ रही। किस रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 37 डिग्री पर रेन गिर रही है, ठीक है। और बाला here is bala and this bala is walking at a speed of 10 मीटर पर सेकंड। बाला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रेन की तरफ, टुवर्ड्स द रेन, रेन की तरफ। उल्टा नहीं जा रहा है रेन से, रेन की तरफ जा रहा है। रेन गिर रही है, बाला रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बाला रेन की तरफ जा रहा है, फिर क्या होता है, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। गीला होने से बचने के लिए उसे कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। 37 पर तो ग्राउंड के फ्रेम में रेन गिर रही। कौन सा फ्रेम है ये है ग्राउंड फ्रेम। पहला चैलेंज इंग्लिश का, डायग्राम बनाना है, समझना है डेटा किस फ्रेम में गिवन है। लिखा है रेन ऐसे गिर रही है, रेन ऐसे गिर रही है। अगर रेन ऐसे गिर रही है तो बाला को कितने एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना है, मतलब बाला को रेन कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आ रही, ये हमको समझना है। बाला को कितने एंगल पर रेन गिरती हुई नजर आ रही, ये हमको समझना है बच्चा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए बच्चे, कुछ नहीं करना, आपको बस ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के बाला के फ्रेम में जाना है। धरती माँ को छोड़ के जाना है। धरती माँ को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा बच्चा, धरती माँ को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा बच्चा, उल्टा कर कर ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव होगा, उल्टा कर कर ऐड करना होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस बाला की वेलोसिटी को उठाना है, उल्टा करना है, रेन में जोड़ देना है। कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे बाला के फ्रेम में। आपको बाला की नजर से दिखना शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्या दिखेगा आपको, देखते हैं क्या दिखेगा आपको। आपने कहा कि ये तो है रेन की वेलोसिटी और इसमें आपने जोड़ दिया बाला की वेलोसिटी को उल्टा कर कर 10 मीटर पर सेकेंड। 10 राइट में था तो लेफ्ट में जोड़ा है, मतलब उल्टा करके जोड़ा है। क्यों उल्टा करके जोड़ा है, बिकॉज ग्राउंड का फ्रेम छोड़ के जा रहे हैं, बाला के फ्रेम में पहुंच रहे हैं, दैट इज द बाला फ्रेम। धरती मां को छोड़ के जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, उल्टा करके ऐड कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अब जो यहां पर ये 20 है, इसके हम करेंगे 2 टुकड़े, रिजॉल्व करेंगे वेक्टर को पढ़ लेना अच्छे से, इससे पहले वाली क्लास देख लेना। सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है बेटा। तो लेक्चर को सीरीज एकदम लेके चलो, वरना समझ में कम आएगा। पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा अगला लेक्चर समझने के लिए, ठीक है ना। बैच की तरीके से पढ़ो बेटा, बैच की तरीके से पढ़ो। ये नहीं कि रैंडमली कभी भी आ रहे हो, कभी भी जा रहे हो, 2 लेक्चर बीच में मिस कर दिए, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आएगा आपको। तो अगर याद रखिए, समझना है तो सारे लेक्चर सीरीज से देखते रहिए, ठीक है। आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, इसके टुकड़े करेंगे इस डायरेक्शन में। थीटा के साथ वाला टुकड़ा कॉस थीटा, दूसरे वाला टुकड़ा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos 37 sin 37, cos 37 sin 37, समझ गए। अच्छा जी, cos 37 कितना होता है, देखो बच्चा, cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, 5 से 4, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो 10 तो ऑलरेडी था, 20
20 साइन 37 कितना होता है 3/5। बेटा याद रखना है, नहीं पता तो याद करना है बेटा। cos 37 4/5 साइन 37 3/5 याद होना चाहिए ये। ठीक, आते हैं तो 5 4 15 तो एक सॉरी 12 तो ये 12 आया और 10 आया तो कुल मिला के इस तरफ कितना हो गया बेटा 22 हो गया, नीचे कितना हो गया 16 हो गया। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा √22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, एंगल भी निकाल सकते हो। यहां पर एंगल कितना आ रहा, थीटा कितना आएगा, आप बोलोगे बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 11/8 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 11/8। मतलब बाला को रेन इतने एंगल पर गिरती हुई नजर आ रही। अगर रेन बाला को थीटा एंगल पर गिरती हुई नजर आएगी तो बाला को अम्ब्रेला भी उसी एंगल थीटा पे पकड़ना पड़ेगा। जितने एंगल पर रेन गिर रही उतने एंगल पे बाला को पकड़ना पड़ेगा। अब रेन आ रही ऐसी, अम्ब्रेला रखा हुआ ऐसा, ठीक है ना। रेन जो है ऐसे आ रही है, अम्ब्रेला आपने ऐसा रखा हुआ है, तो फिर कोई थोड़े ना रेन बचेगी आपसे। तो रेन अगर ऐसे आ रही तो अम्ब्रेला भी आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बाला करेगा, बाला tan इनवर्स 11/8 पर अम्ब्रेला पकड़ लेगा। ठीक है बच्चे, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाला इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस बारी वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एंड ही फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। उसके सर पर रेन गिर रही कितनी से 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो पहला चैलेंज इंग्लिश का। ठीक है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। सुंदर डायग्राम का मतलब बेटा ये नहीं होता कि भैया बहुत सुंदर बाला बनाना है। ठीक है ना, सुंदर डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुंदर बाला बनाना है। सुंदर डायग्राम का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। बाला हु इज वॉकिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड finds the rain hitting his head vertically at 15 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये किसके फ्रेम में है, बताओ ये किसके फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में है कि बाला फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में है कि मूविंग फ्रेम में है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये मूविंग फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है, ये बाला फ्रेम है। बाला फ्रेम क्यों है बेटा, ये बताओ मुझे, बाला फ्रेम में क्यों है ये? हाँ, ये बाला फ्रेम इसलिए है क्योंकि इसने बोला है कि बाला फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। बाला को लग रहा है कि रेन उसके सर पे वर्टिकली गिर रही है, मतलब बाला को लग रहा है, मतलब बाला का फ्रेम है ये। एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा, बाला को ये लग रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी रेन की, मतलब आप किस फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में, किस फ्रेम में जाना है, ग्राउंड फ्रेम में जाना है। मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाना है, धरती माँ के पास जाना है। जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको उठाकर इसमें जोड़ना पड़ेगा। 15 मीटर पर सेकंड नीचे था, इसको उठाकर जोड़ दिया 10 मीटर पर सेकंड, और ये आपको मिल गया ग्राउंड फ्रेम। ये आपको मिल गया बेटा ग्राउंड फ्रेम। ये जो वेलोसिटी होगी √15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगी। इसमें से मुझे 5 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 5 बाहर आ गया, √5 3 15, 5 दूना 10, 5 √9 + 4, 5 √13। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन। बढ़ते हैं बेटा आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अ पर्सन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस एट एन एंगल 37 टू द वर्टिकल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। पहला काम
पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है, ठीक है। एक पर्सन है, चाहे बाला ले लो इसको, ही इज वॉकिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड और उसको लग रहा फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस, फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस एट 37 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री। किस फ्रेम में? ये है मूविंग फ्रेम, ये है मूविंग फ्रेम में, ठीक है, मूविंग फ्रेम में दिख रहा है ये, ठीक है बच्चा। अब देखो पहले टुकड़े कर लेते हैं, काम इसके ना टुकड़े कर लेते हैं इस बारी पहले, ठीक है। तो ये 20 cos 37, ये 20 sin 37, cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5, तो ये कितना हुआ बेटा? 16 मीटर पर सेकेंड। 20 sin 37 कितना होता है बेटा? 3/5, कितना हुआ ये? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मूविंग फ्रेम में इस पर्सन को क्या लग रहा है? इस पर्सन को लग रहा है कि रेन इस तरीके से गिर रही, नीचे गिर रही 16 मीटर पर सेकंड से, लेफ्ट में आ रही 12 मीटर पर सेकंड से। ये कौन सा फ्रेम है? ये बेटा मूविंग फ्रेम है। ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअली क्या हो रहा है? धरती मां के पास जाना है। एक्चुअली क्या हो रहा है? धरती मां के पास जाना है। बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? धरती मां के पास जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। उल्टा कर कर ऐड करेंगे कि सीधा सीधा ऐड करेंगे? सीधा सीधा ऐड करेंगे। इसको उठाकर इसमें जोड़ देंगे, इसको उठाकर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है। ये 12 आपके पास था, ये 16 आपके पास था, इसको उठाया, जोड़ दिया 10। कहां पहुंच गए? ग्राउंड फ्रेम में पहुंच गए। कितना आएगा? 12 पीछे 10 आगे, कितना आया? 2 आगे आया, 2 पीछे आया, 16 आया। रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, मुझे 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा, तो 1 प्लस 8 का स्क्वायर, ये होगा कितना? 64 प्लस 1 2 रूट 65, तो 2 रूट 65 इज द आंसर। 2 रूट 65 इज द आंसर। समझिए बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन को खटाखट 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 लगा देंगे। बढ़ते हैं आगे बेटा। अ पर्सन वॉकिंग एट a speed of 10 मीटर पर सेकंड finds the rain hitting his face at an angle 37 to the vertical. Find the angle of the vertical appears to fall if it doubles his speed. Okay. तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का यहां तक था मैंने सेम ही रखा। तो एक बार के लिए मुझे लगा कि कहीं मैंने गलती से सेम ही क्वेश्चन दोबारा नहीं ले लिया है, नहीं, इसके आगे क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल टू द वर्टिकल द रेन विल अपीयर टू फॉल, द एंगल टू द वर्टिकल द रेन विल अपीयर टू फॉल इफ ही डबल्स हिज स्पीड, इफ ही डबल्स हिज स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को बदल कर डबल कर देता है, ठीक है, तब उसे कितने एंगल पर रेन गिरती हुई नजर आएगी। पहला काम सुंदर डायग्राम। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा एंड रेन उसके फेस पर गिर रही, ठीक है, 37 एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड से, और इसको आप चाहो तो 16 नीचे 12 पीछे, 16 नीचे 12 पीछे लिख सकते हो, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। 20 cos 37, 20 sin 37, यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही था, यहां तक का डेटा सेम ही था। डिफरेंस कहां आया इसके बाद? अब ये कह रहा है कि जो ये पर्सन है इसने अपनी रफ्तार कर ली 20, बताओ इसे क्या दिखेगा? इसे रेन कितने एंगल पर दिखेगी? ध्यान से देखना, ये कौन सा फ्रेम है? ग्राउंड फ्रेम है कि मैन का फ्रेम है? क्वेश्चन पढ़ो। अ पर्सन वॉकिंग एट स्पीड दिस फाइंड्स द रेन, चलते हुए आदमी को लग रहा कि रेन गिर रही ऐसे, चलते हुए आदमी को लग रहा कि रेन गिर रही है ऐसे, मतलब ये किसका फ्रेम है? ये मैन का फ्रेम है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जब इस मैन ने अपनी रफ्तार कर ली 20, तब क्या होगा? मतलब वापस से इस मैन के फ्रेम में ही निकालना है, वापस से इस मैन के फ्रेम में ही निकालना है। मतलब एक मैन से दूसरे मैन के फ्रेम में जंप करना है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?
आपने तो हमें ग्राउंड से मैन के फ्रेम में जाना सिखाया, मैन के फ्रेम से ग्राउंड में आना सिखाया, और क्वेश्चन दे दिया एक मैन से दूसरे मैन के फ्रेम में जाने का हम कैसे करेंगे। ये तो आपने सिखाया नहीं है, हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो बताओ आपको कैसे करोगे बेटा। कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन सेंस लगाएंगे यहां पर हम लोग, कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग। देखो आपको मैन के फ्रेम से ग्राउंड के फ्रेम में आना आता है, ग्राउंड के फ्रेम से मैन के फ्रेम में जाना जाता है, तो यहां से पहले इस मैन के फ्रेम से ग्राउंड के फ्रेम में आओ, फिर ग्राउंड के फ्रेम से इस मैन के फ्रेम में भाग जाओ, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं। इस मैन के फ्रेम से पहले ग्राउंड फ्रेम में आते हैं, कैसे आएंगे, धरती मां के पास आ रहे, ग्राउंड फ्रेम में धरती मां के पास आ रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं करना बेटा, ठीक है, हवन नहीं करना है। मैन फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। मैन फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हवन नहीं, जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैन फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सिंपली उठाकर जोड़ देंगे। ठीक है, और ग्राउंड फ्रेम से दोबारा दूसरे मैन के फ्रेम में जाने के लिए क्या करेंगे, वापस से माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहले जोड़ते देखते क्या होता है। 12 पीछे, 16 नीचे, ये मैन का फ्रेम था। ग्राउंड के फ्रेम में जा रहे हैं, इसको जोड़ेंगे 10, इसको जोड़ेंगे 10, 12 16 10, 12 16 10, समझ गए। इसको उठाकर इसमें जोड़ दिया, उठा के जोड़ दिया, और कुछ नहीं करना, उठा के जोड़ देना है। ठीक है, ओके, कहां पहुंच गए बेटा, ग्राउंड फ्रेम में पहुंच गए, ग्राउंड फ्रेम में पहुंच गए। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें इस वाले मैन के फ्रेम में जाना है, इस वाले मैन के फ्रेम में जाना है। तो ग्राउंड फ्रेम से मैन के फ्रेम में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, अब दोबारा से हम कहा जाएंगे, मैन 2 के फ्रेम में जाएंगे, M2 फ्रेम में जाएंगे। कैसे जाएंगे M2 फ्रेम में, M2 की वेलोसिटी को उल्टा कर कर ऐड करना होगा। तो पहले ये डायग्राम बना लेंगे हम कहेंगे ग्राउंड फ्रेम में ये 12 है, ये 10 है, ये 16 है, ये तो ग्राउंड फ्रेम में है। M2 के फ्रेम में जाना है, उल्टा कर कर जोड़ना है, उल्टा कर कर जोड़ना है। इस 20 को उल्टा कर कर मतलब लेफ्ट की साइड 20 हम जोड़ देंगे। कहां पहुंच गए हम, कहां पहुंच गए हम पहुंच गए M2 फ्रेम में, हम पहुंच गए M2 फ्रेम में। तो ये आपका M1 फ्रेम था, ये आपका ग्राउंड फ्रेम था, ये आपका M2 फ्रेम आ गया, ये आपका M2 फ्रेम आ गया। सिंपल सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिलेगा 20 प्लस 12 32 माइनस 10 22, 22 लेफ्ट में 10 नीचे, 22 लेफ्ट में 16 नीचे, सॉरी 22 लेफ्ट में 16 नीचे। सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों, क्लियर हुई बात आपको। ये हमारा आंसर इस तरह से निकलेगा। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन चुटकियों में निकल गया। ये थी हमारी अनोखी अप्रोच। बेटा अब आपके सामने आ गया है एक चैलेंजर, अब आपके सामने बेटा आ चुका है एक चैलेंजर। ठीक है, चैलेंजर कह रहा है, एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है सम स्पीड से, फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, और उसको लग रहा कि रेन नीचे वर्टिकली गिर रही है। इफ ही डबल्स हिज स्पीड, रेन अपीयर्स टू फॉल एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल। रेन 45 डिग्री पे गिरती हुई नजर आ रही। ठीक है, टू व्हाट एंगल द रेन विल अपीयर टू फॉल इफ ही ट्रिपल्स हिज स्पीड। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर ट्रिपल कर ले, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर ट्रिपल कर ले, तब उसको कितने एंगल पर रेन गिरती हुई नजर आएगी, ये आपको बताना है। टू व्हाट एंगल द रेन विल अपीयर टू फॉल इफ ही ट्रिपल्स हिज स्पीड। अगर वो अपनी स्पीड को ट्रिपल कर लेता है तो उसको रेन कितने एंगल पर गिरती हुई नजर आएगी, ये आपको यहां पर बताना है। समझ गए बेटा। सो डू दिस क्वेश्चन, कमेंट करिए कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, आपस में डिस्कस करिए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, बच्चों तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि तब सही आंसर दे पाएंगे। कोशिश करूंगा अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूं, थोड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम लोग इसका जवाब देंगे। तब तक बेटा पढ़ते रहिए। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन।
इस जर्नी में थकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जर्नी में थकावट नहीं होनी चाहिए, मंजिल पर पहुंचकर आराम करेंगे। जर्नी में थकावट नहीं होनी चाहिए, मंजिल तक पहुंचकर आराम करेंगे। बेटा ध्यान रखना, आपके शरीर के हारने से पहले आपका दिमाग कई बार क्विट कर चुका होगा। आपके शरीर में दमखम बचा होगा, लेकिन आपका दिमाग क्विट कर चुका होगा। अपने दिमाग को क्विट नहीं करने देना है बेटा, फाइट करना है, दम लगाना है बेटा, ठीक है। बढ़िया से फाइट करना है, मेहनत करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेक्चर देखना है, डेली लेक्चर आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं बेटा, मुझे पता है, लेकिन मेहनत करते रहो। स्कूल का भी लेक्चर देखना है, हमारा भी लेक्चर देखना है, बहुत सारा देखना है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं बेटा, लेकिन थकना नहीं है जब तक मंजिल मिल ना जाए, थकना नहीं है जब तक इंजीनियर डॉक्टर बन ना जाओ, रुकना नहीं है बच्चा। तो इसलिए बेटा पढ़ते रहो। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।